हमारे पास मार्केट क्या है। फिर बात हो रही थी कि जी के हमने ब्रेन को अनलॉक करना है। वीसी एजेके यूनिवर्सिटी कह रहे थे एसेट डज नॉट मैटर, इट्स द ब्रेन, इट्स द स्किल दैट मैटर। कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि जी अगर हमने यहाँ पे इकोनॉमी को प्रमोट करना है तो दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री, और बहुत से और सेक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास यूथ पोटेंशियल है। डॉक्टर नदीमुल हक ने कहा कि जी के मिनरल तो गोरे की इमानत है। तो अगेन देखें, पोटेंशियल उस वक्त होता है जब आप उसको यूज करते हैं। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज में हैं फ्रॉम 1990, और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारा चलेगा 2045 तक। दुनिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक हर कंट्री के लिए एक विंडो होती है कि जहाँ पे आपके पास यूथ होती है, वो यूथ आपकी इन्वेस्ट करती है, सेव करती है, और फिर ओल्ड डिसेव करते हैं। ये डिमांड ड्रिवन एजुकेशन है क्या चीज़ है, कि हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, ये डिमांड इंडस्ट्री के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, और स्पेशली फिर हमारे पास सोशल साइंसेज के अंदर बड़ा स्टूडेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स है, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी। हमारे पास जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमने हर चीज़ को पॉलिटिकल बना दिया। एजुकेशन भी पॉलिटिकल है। हर एमएनए कहता है मेरे ज़िले में यूनिवर्सिटी बना दो, और जब उसे कोई यूनिवर्सिटी बना दिया, आगे यूनिवर्सिटी देख ले, यूनिवर्सिटी देखेगा नहीं। पर आप उसको वोट भी दे देते हैं, तो फिर आप अपने आप को लानत भेजें कि आप वोट क्यों देते हैं उसको यूनिवर्सिटी बनाने पर। जब यूनिवर्सिटी बन जाती है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कोई नहीं होते, फिर जब आप पढ़ लेते हैं आपका नौकरी कोई नहीं होती। तो एक अजीब किस्म का निज़ाम बना हुआ है। और कई बच्चे बैठे हुए हैं, या मैं उनकी उम्र पूछता हूँ, कहते 35 साल। मैं कि यूनिवर्सिटी क्यों बैठे हुए 35 साल में, निकलो बाहर। कि नहीं जी मुझे नौकरी नहीं मिलती। तो क्या यूनिवर्सिटी अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है? सारी पॉलिसी आप वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह उधर से लेना चाहते हैं। सारा UNDP, आज देखें 3 दफ़ा UNDP का आपने नाम लिया है, हम भी UNDP मांगते हैं। तो फिर छोड़ देना काम अपना, उन लोगों को काम करने दे, खत्म हो गई बात। हमारे कोई डिमांड नहीं है एजुकेशन की, हमने ढोंग रचाया हुआ है। आप बच्चों से हम फ्रॉड कर रहे हैं। हमारा सिस्टम इस वक्त इज कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन वेट। दिस इज अनफॉर्चुनेट। आई एम नॉट होपलेस, बट आई एम नॉट अ फूल नॉट टू फेस दिस ट्रूथ, एंड इट्स जस्ट फेसिंग टू अस इन द आईज। और हमारा सिस्टम ये है कि उसने खुद को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल में इट्स नॉट इंडिविजुअल्स आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। अगर आप देखें इस वक्त स्टूडेंट आपको इतना फिक्स में नज़र नहीं आएगा जितने इंस्टीट्यूशंस फिक्स में, यूनिवर्सिटीज़ फिक्स में। यूनिवर्सिटीज़ डिसऑनर्ड हैं, उनकी ऑनरशिप नहीं है, उनकी सोसाइटी में ऑनरशिप नहीं है, उनकी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में ऑनरशिप नहीं है। और उसकी वजूहात जहाँ बहुत सारी हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग ओवर हियर, इट्स नॉट वन डे दैट वी हैव रीच्ड ओवर हियर। एक पॉलिसी डिस्कनेक्ट है बिटवीन द रियलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे नीलम वैली में इशू ये है कि वहाँ पे लोगों को अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है। वो लोग सीडर वुड को वहाँ पे जलाते हैं, दुनिया की महंगी तरीन लकड़ है। उसकी वजह से सुबह से जो यहाँ पे टूरिज्म की बातें हो रही थी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीडर वुड। तो वो जब वहाँ पे नहीं होगा तो फिर लोग नंगे पहाड़ देखने, वो गिलगित ज़्यादा ऊंचे हैं वहाँ पे, तो नीलम वैली में वो किस लिए जाएंगे? तो क्या सोल्यूशन है? वो जो 500 पेपर पब्लिश होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के जर्नल्स में, उन लोगों के पास हमारे इस लोकल मसले के लिए तो किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। रेलेवेंस दैट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो रेलेवेंस तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज। अब BS 8 के स्टूडेंट्स को या MPhil के स्टूडेंट्स से हम पूछते हैं बेटे आपने क्या करना है, कहते हैं सर हमने MTO बनना है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। बैंकर्स बैठे हैं 15,000 से 20,000 पे रखते हैं। मैं उनसे कहता हूँ बेटे जब तूने अपनी वैल्यू ही नहीं जज की कि आपका पोटेंशियल क्या है, तो फिर आप मार्केट से कैसे डिमांड कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि मार्केट में सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जिसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जनरेट हो, और यूनिवर्सिटीज आपको बुकिश नॉलेज ही ज़्यादा दे सकती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा डिलीवर कर सकती हैं। मैं LSE गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गया था। मुझे याद है कि एक हफ्ते में कोई 50 या 100 सेमिनार्स होते थे। उस जमाने में वेब नहीं होता था, भाग भाग के जाना पड़ता था एक से दूसरे में, और 50 जा भी नहीं सकते थे। उनके पेपर्स इकट्ठे करके घर ले जाते थे। अगर नॉलेज की भूख नहीं है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी में आपको जलियन डिग्री दे के हम भेज देंगे, आराम से डिग्री दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ ना, जिसको मुफ्त डिग्री चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं दे दूंगा। सेशन अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं जी रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन डिमांड ड्रिवन एजुकेशन। सुबह से अगर हम देखें तो बहुत सी डिस्कशन हुई है, इकानमी पे हुई है। फॉर एग्जांपल आप देखें इकानमी ऑफ एजुके में कहा जा रहा था जी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास मार्केट क्या है। फिर बात हो रही थी कि जी के हमने ब्रेन को अनलॉक करना है। कि VC AJK यूनिवर्सिटी कह रहे थे एसेट डज नॉट मैटर,
इट्स द ब्रेन, इट्स द स्किल दैट मैटर। कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि जी अगर हमने यहाँ पे इकोनॉमी को प्रमोट करना है तो दैट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री, और बहुत से और सेक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास यूथ पोटेंशियल है। डॉक्टर नदीमुल हक ने कहा कि जी के मिनरल तो गोरे की इमानत है। तो अगेन देखें, पोटेंशियल उस वक्त होता है जब आप उसको यूज़ करते हैं। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज़ में हैं फ्रॉम 1990, और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारा चलेगा 2045 तक। और दुनिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक हर कंट्री के लिए एक विंडो होती है कि जहाँ पे आपके पास यूथ होती है, वो यूथ आपकी इन्वेस्ट करती है, सेव करती है, और फिर ओल्ड डिसेव करते हैं। अब देखें 1990 से 2024 आ जाए, तकरीबन 35 साल का सफ़र है। इन 35 ईयर को तो हमने लैप्स कर दिए। अगर आप पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स देखें, क्यों? हमारा 1/3 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त। हमारा अगर 100 बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनमें से शायद हार्डली 24 से 25 बच्चे हैं जो मैट्रिक कंप्लीट करते हैं। तो ट्रांजिशन देखें कि कितना बच्चा हमारा बाहर चला जाता है। अब वो यूथ पोटेंशियल है, वो नहीं पढ़ेगा, उसके पास स्किल्स नहीं है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। हमने पाइड में एक बड़ा अच्छा सर्वे किया अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानीज़ के नाम से, और 70% हमारा बच्चा इस वक्त बाहर जाना चाहता है। वो कहता है जी मुझे अगर वीज़ा मिले तो मैं इस मुल्क को छोड़ना चाहता हूँ। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये नौकरी के अलावा ये है, वो कहते हैं मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, जो मुझे चाहिए, जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो मेरे पास नहीं है। अब इसी तरह आप देखें, चूँकि ये हमारा सेशन मोस्टली हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में 3 कंपोनेंट होते हैं। 1 इज़ एक्सेस, सेकंड इज़ क्वालिटी, एंड थर्ड इज़ रेलिवेंस। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं या उनके सब कैंपसेज हैं, क्योंकि 270 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 600 कैंपसेज हैं, 2.7 मिलियन बच्चा इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड है। लेकिन एक बिग क्वेश्चन है कि 270 यूनिवर्सिटीज़ में से कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे को बड़े फ़ख्र से पढ़ाने को तैयार हैं कि मेरा बच्चा अगर बाहर नहीं गया तो वो यहाँ पे पढ़े तो उसको एक गुड क्वालिटी की एजुकेशन है। शायद आप डबल डिजिट में ये नंबर काउंट नहीं कर सकते। तो इस वक्त हम नंबर्स के गेम में तो हैं कि जी और यूनिवर्सिटीज़ बना दें, और यूनिवर्सिटीज़ बना दें, लेकिन आप ज़रूर सोचें कि उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स कितने हैं। शायद पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर मिला लें तो हार्वर्ड स्कूल के एक जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर भी उतने नहीं बनते, सारे हम मिला लें। तो नंबर 1 तो हमारे पास। फिर आप देखें कि जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास क्या आइडियाज़ हैं। हमारा 99% बच्चा इस वक्त नौकरी ढूंढ रहा है। लास्ट ईयर हमने एक स्टडी की, हमने 15 यूनिवर्सिटीज़ को इवैल्यूएट किया, और मोस्टली ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमने 8th सेमेस्टर के बच्चों के साथ जब इंटीग्रेट हुए, पूछा उनसे, तो 90% बच्चे को कोई पता नहीं है कि मैंने आगे क्या करना है। वो अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी फेज़ पे है, उसको नहीं पता कि मेरी जॉब मार्केट क्या है, मुझे आगे क्या करना है। तो इस वक्त ट्रांजिशन एक बिग चैलेंज है, और वो आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि इस वक्त इस मुल्क में अनपढ़ के लिए तो नौकरी है, पढ़े लिखे के लिए नौकरी नहीं है, क्योंकि 37% हमारा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, और 40% जो ग्रेजुएट है स्पेशली फीमेल, दे आर बिलो मिनिमम वेज। तो ये हम किस तरफ को जा रहे हैं कि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बड़े धड़ाधड़ फ़ख्र से कहते हैं जी हमने 5000 बच्चा इनरोल कर लिया है, 8000 इनरोल कर लिया है। ये 8000 मेरी फीलिंग है कि अगले 2-4 साल के बाद शायद हम 60% अनएम्प्लॉयमेंट फेस करेंगे, क्योंकि जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं हैं, वो रिसर्च नहीं हो रही जो नीड है कंट्री की, जो रेलिवेंस है। और फिर अगर रिसर्च हो भी रही है तो बड़ी माजरत के साथ वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री या जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन हो रही है। वो जिसके लिए रिसर्च हो रही है उस तक तो कभी कन्वे नहीं हुई है, उसके साथ हम नहीं बैठे, डायलॉग नहीं किए, आइडियाज़ शेयर नहीं किए। तो मेरा जो हमारा बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है, मोस्टली इसमें हमारे एकेडमिशियंस हैं, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर नदीमुल हक साहब से स्टार्ट करूँगा। नदीम साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो हम कहते हैं कि जी कि हमारे पास ये डिमांड ड्रिवन एजुकेशन है क्या चीज़ है।
कि हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, और स्पेशली फिर हमारे पास सोशल साइंसेज के अंदर बड़ा स्टूडेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स है, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी, जहाँ पे हमारी सोसाइटी में इस वक्त हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग बड़ी सीरियसली डिस्टर्ब हो रही है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटियल वैल्यूज़ हैं, सोसाइटियल ट्रस्ट है, हाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ हायर एजुकेशन? देखिए जी, हमारे पास जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमने हर चीज़ को पॉलिटिकल बना दिया। एजुकेशन भी पॉलिटिकल है। हर एमएनए कहता है मेरे ज़िले में यूनिवर्सिटी बना दो। एमएनए की शक्ल देखो, साले ने किताब की शक्ल कभी नहीं देखी। यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, और जब उसे कोई यूनिवर्सिटी बना दिया, आगे यूनिवर्सिटी देख ले, यूनिवर्सिटी देखेगा नहीं। पर आप उसको वोट भी दे देते हैं, तो फिर आप अपने आप को लानत भेजें कि आप वोट क्यों देते हैं उसको यूनिवर्सिटी बनाने पर। जब यूनिवर्सिटी बन जाती है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कोई नहीं होते। फिर जब आप पढ़ लेते हैं, आपका नौकरी कोई नहीं होती। तो एक अजीब किस्म का निज़ाम बना हुआ है। और कई बच्चे बैठे हुए यहाँ, मैं उनकी उम्र पूछता हूँ, कहते 35 साल। मैं कहा यूनिवर्सिटी क्यों बैठे हुए 35 साल में, निकलो बाहर। कि नहीं जी, मुझे नौकरी नहीं मिलती। तो क्या यूनिवर्सिटी अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है? आई थिंक हमें सबको सोचना है। नंबर 2, सोशल साइंस की ज़रूरत होती है हुकूमत को या सोसाइटी को। ना हुकूमत सुनना चाहती है बात, ना सोसाइटी सुनना चाहती। सोशल साइंस बंद कर दें। इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं करना चाहते, उसको भी बंद कर दें। सारी पॉलिसी आप वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह उधर से लेना चाहते हैं। सारा UNDP, आज देखें 3 दफ़ा UNDP का आपने नाम लिया है, हम भी UNDP मांगते हैं। तो फिर छोड़ देना काम अपना, उन लोगों को काम करने दे, ख़त्म हो गई बात। हमारे कोई डिमांड नहीं है एजुकेशन की, हमने ढोंग रचाया हुआ है। आप बच्चों से हम फ्रॉड कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर बतूल, चूँकि आपका कुरिकुला पे काम है, एजुकेशन आपकी एक्सपर्टाइज है, मैं अभी चाइना से होके आया हूँ। चाइना में वो कहते हैं जी हम बड़े अपने कुरिकुला को बड़ा रेगुलरली असेस करते हैं, खुद भी करते हैं, इंडस्ट्री से करवाते हैं, और वो उस कुरिकुला को हम रेगुलरली देखते हैं कि कीपिंग इन व्यू अवर मार्केट नीड, यानी फॉर एग्जांपल वहाँ पे डबल क्लास नाम यूज़ हो रहा था, अब वर्ल्ड क्लास यूज़ हो रहा है। देयर इज़ क्लियर विजन, आप देखिए। लेकिन हमारे यहाँ पे मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँ कि 20 साल पहले शायद प्रोफेसर खुद ब्राह्मण बना था और वो आज भी 20 साल पुरानी किताब पढ़ा रहे। हम क्यों नहीं अपने कुरिकुला को वो अपडेट कर रहे जो कि मेरे बच्चे को आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर मेरी नीड को सर्व करे? आपका जो सवाल था कि बेसिकली करिकुलम हमारे यहाँ क्लासरूम में अपडेट क्यों नहीं हो रहा, तो बुनियादी तौर पे वजह यह है कि हमारा सिस्टम इस वक्त इस कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन वेट। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। आई एम नॉट होपलेस, बट आई एम नॉट अ फूल नॉट टू फेस दिस ट्रूथ, एंड इट्स जस्ट फेसिंग टू अस इन द आइज़। और हमारा सिस्टम ये है कि उसने ख़ुद को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल में इट्स नॉट इंडिविजुअल्स आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। अगर आप देखें इस वक्त स्टूडेंट आपको इतना फिक्स में नज़र नहीं आएगा जितने इंस्टीट्यूशंस फिक्स में, यूनिवर्सिटीज़ फिक्स में हैं। यूनिवर्सिटीज़ डिसऑनर्ड हैं, उनकी ऑनरशिप नहीं है, उनकी सोसाइटी में ऑनरशिप नहीं है, उनकी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में ऑनरशिप नहीं है। और उसकी वजूहात जहाँ बहुत सारी हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग ओवर हियर, इट्स नॉट वन डे दैट वी हैव रीच्ड ओवर हियर। एक पॉलिसी डिस्कनेक्ट है बिटवीन द रियलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आज हमारे चेयर HEC यहाँ मौजूद थे एंड ही गेव अ वेरी नाइस टाइडी टॉक एंड वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसमें जो आपने करिकुला की बात की, ये डिस्कनेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द HEC's पॉलिसी। दे आर इंसेंटिवाइजिंग द रिसर्च इन द क्लासरूम। वो प्रोफेसर को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप प्रमोशन लेंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द रिसर्च। आप मुझे कोई एक इंस्टीट्यूशन बता दें, सवाए कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनके पास पब्लिक फंडिंग मौजूद होगी या इंडस्ट्री फंडिंग मौजूद होगी और वो वहाँ पर उनको रिसर्च के लिए इंसेंटिव्स मौजूद हैं, थिंक टैंक्स चला रहे हैं वो। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम रिसर्च। एंड इफ somebody has got different data, please do share with me. I would appreciate that understanding. Universities are earning through enrollment,
एंड टीचिंग इज डिसरिगार्डेड इनसाइड द क्लासरूम। करिकुला क्यों इम्प्रूव होगा? प्रोफेसर उस पॉलिसी की वजह से, बिकॉज द रिसर्च इज इंसेंटिवाइज्ड एंड टीचर इज नॉट, एंड द टीचिंग इज नॉट। वी आर अर्निंग द money through enrollment, but we are incentivizing and we're telling them you can get your promotion after doing that kind of research, just putting certain data together. आप fudge करें, fake करें, जो मर्जी करें, we just need numbers। और उन numbers ने actually I personally think teacher को demotivate कर दिया to improve themselves। और अगर कोई इस वक्त भी teach करना चाहता, I would say कि वो basically I think that is a real hero in this time period। So this is what I think. The curricula needs to be improved if you're just going to respect teaching once again. And that you should have to change that disconnect between the policy which is coming from the top. एक चीज तो समझने वाली है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग होनी नहीं चाहिए। We have to stop this notion कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं मैं टीचर, मैं कहता हूँ व्हाट डज दैट मीन? टीचर जाए तो आप स्कूल जाएं। यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर्स होते हैं और एंगेज इन रिसर्च, और स्टूडेंट्स उनके साथ रिसर्च में बैठे होते हैं और रिसर्च कर रहे होते हैं। अब मसला यह है कि हमारे प्रोफेसरों ने टीचिंग ले ली है, रिसर्च छोड़ दी, और रिसर्च भी वो करते हैं एक किस्म का जली करते हैं काम के। टीचर का जो स्टूडेंट का जो थीसिस है उस पर अपना नाम लगा लेते हैं। ये रीत मेरा ख्याल ख़त्म करनी चाहिए। स्टूडेंट का थीसिस है, टीचर को ऊपर नाम लगाने का हक नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जी टीचर को, स्टूडेंट्स को भी, स्टूडेंट्स हमारे लेजी बहुत है। इनको मैं कहता हूँ आके हमारे साथ रिसर्च करो, कहते हैं नहीं हमें डिग्री दे दो। ये भी स्टूडेंट्स भी जल्दी हैं। जब मैं इनको कहता हूँ, कई दफ़ा मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को कहता हूँ कि भाई PhD आए, वो कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा डिग्री चाहिए, तो इस तरह करो बाहर चलो डिग्री ले लो, जाओ घर जाओ, बड़े खुश हो जाते हैं। पिछली कॉन्वोकेशन मेरे पास स्टूडेंट्स आए, कहते गोल्ड मेडल चाहिए, 1 2 3 4। मैंने कहा सब ले लो, सबको गोल्ड मेडल दे दिया, खुश हो गए। यार इस किस्म की एजुकेशन होनी है कि सब गोल्ड मेडल मांग रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं कि मुझे गोल्ड मेडल दिया मैं केस कर दूंगा। तो यार फिर तो एजुकेशन का निज़ाम खत्म है। ना टीचर ना प्रोफेसर है, टीचर बन गया है, स्टूडेंट नहीं है, वो बस डिग्री होल्डर बन गया है। आई एम सॉरी, बात नहीं बनती है। वी हैव टू रियली रीविजिट द होल सिस्टम, एंड जो सेंटर में चीज होनी चाहिए वो रिसर्च। नहीं कर सकते तो जाएं घर। बड़ी अच्छी बार है छाबड़ी लगा ले। मैडम देखिए, आपने HEC की बात की, मैं कहता हूँ ठीक है, HEC रेगुलेटर है, BCU मसले होंगे, पॉलिसी बनती है, लेकिन आप मुझे बताएं HEC ने किसी इंस्टीट्यूट को ये नहीं रोका कि आप अपनी पॉलिसी के अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाएं। ये मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि वहाँ पे ठीक है एक मिनिमम QEC है, एक ऑरिक है, एक मिनिमल उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे इदारे में अगर उन्होंने कहा है 5 पब्लिकेशन है, हमने कहा नहीं 10 पे प्रमोशन होगी। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो इस वक्त ऑब्जर्व किया कि आप देख लें कि इस वक्त मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में वो पॉलिसी आप मनोआन फॉलो कर रहे हैं। आपको किसी ने नहीं रोका कि आप उससे ऊपर अपने बियॉन्ड पैरामीटर सेट करें कि जिससे आपकी क्वालिटी बढ़े, जो बड़ा एक चैलेंज है। सेकंड, अगर आप देखें इस वक्त देखें दुनिया ग्लोबल विलेज है। जिस बच्चे के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उसको हार्वर्ड MIT की तालीम से किसी ने नहीं रोका। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त अगर आप इसका देखें अनलॉकिंग पोटेंशियल, तो मेरे ख्याल से ठीक है, बच्चे बहुत से आपके पास आते हैं, उन बच्चों के को माइंड को आपने अनलॉक करना है। जो बड़ा एक चैलेंज इस वक्त आ रहा है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम वही जो नदीम साहब कह रहे हैं कि जी हम वही किताब जो पहले पढ़ाई जा रही थी हम वही किताब पढ़ा रहे हैं, हम उसको लॉक को अनलॉक नहीं कर रहे। तो अतीक साहब मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त जो हमें फील होता है कि देखें यूनिवर्सिटी में हार्डवेयर पे, जिस तरह पहले भी टूरिज्म पे बात हो रही थी कि मोस्टली हम हार्डवेयर पे फोकस करते हैं, हम सॉफ्टवेयर पे नहीं करते। सेम अगर आप देखें इस वक्त बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को देखूंगा, पिछले 2 साल में उस यूनिवर्सिटी ने हो सकता है 2 अरब रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया होगा। रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। जब आप रिसर्च की बात करेंगे, जब आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर मिसिंग क्यों है कि जी हम सॉफ्टवेयर को खुद क्यों नहीं अपडेट कर रहे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ है, क्यों? यूनिवर्सिटी सिस्टम में ना इंसेंटिव स्ट्रक्चर कोई ऐसा है ना कि वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है जो फेक टाइप ऑफ रिसर्च है उसको।
और ये एक रियलिटी है। अगर आप लोग एक बहुत मेहनत करके एक ऐसा पीस लिखोगे जो बहुत यूनिक है और एक सोल्यूशन प्रेजेंट करता है, तो इस किस्म के काम कम ही लोग बाद में करेंगे, तो वो कहीं साइट होगा नहीं, कोई उसको कोट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट पे एक पेपर लिख दोगे तो वो इन्वायरमेंट पे चूँकि हर महीने में हज़ारों के हिसाब से पब्लिकेशन आती हैं, तो वो आप विद इन फ्यू मंथ्स आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। दिस इज़ रियलिटी। इन्वायरमेंट और एनर्जी में इस किस्म की रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है ना कि यानी देयर इज़ ए जर्नल which is published every week and every week they are publishing 500+ papers। अब वो इतने सारे उनमें सालाना कम से कम 1000 के करीब पेपर पाकिस्तान का भी होता है। अब उनसे छोटा सा क्वेश्चन पूछो, भाई हमारे नीलम वैली में इशू ये है कि वहाँ पे लोगों को अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है, वो लोग सीडर वुड को वहाँ पे जलाते हैं, दुनिया की महंगी तरीन लकड़ है, उसकी वजह से सुबह से जो यहाँ पे टूरिज़्म की बातें हो रही थी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीडर वुड। तो वो जब वहाँ पे नहीं होगा तो फिर लोग नंगे पहाड़ देखने, वो गिलगित ज़्यादा ऊंचे हैं वहाँ पे, तो नीलम वैली में वो किस लिए जाएंगे? तो क्या सोल्यूशन है? वो जो 500 पेपर पब्लिश होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के जर्नल्स में, उन लोगों के पास हमारे इस लोकल मसले के लिए तो किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, दे आर जस्ट पब्लिशिंग। और फिर ये होता है कि चूँकि बाद में और भी बहुत सारे लोगों ने पब्लिश करना है तो वो साइट भी हो जाता है। वो आज सुबह यहाँ पे बात हो रही थी नानी टेस्ट की, तो अक्सर हमारे पास जो रिसर्चेज हैं वो नानी टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकती। यानी इस टाइप की रिसर्च हो रही है कि जो बिल्कुल ट्रिवियल है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। और भाई ये किसको नहीं पता, अगर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एनर्जी इज़ ए पार्ट ऑफ जीडीपी, तो वो तो बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी आपकी। मुझे ये बताएं इसमें आप सोसाइटी के कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, इस लैकिंग की वजह से ये हुआ कि सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि यूनिवर्सिटी कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने में। अब उसका यानी आप यूनिवर्सिटी के लिए देखें, अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करे ना, तो लोग उसको इतना वेलकम करते हैं कि भाई पता नहीं क्या उनको मिल गया, यानी दे आर हैविंग समथिंग नेगेटिव इन द माइंड, इन देयर माइंड फॉर द यूनिवर्सिटी, और ज़रा सा उनको स्पार्क मिले तो वो एकदम से इग्नाइट हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये कमज़ोरी है कि हमने रिकॉग्नाइज नहीं करवाया कि यूनिवर्सिटी इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। उसमें एक और एस्पेक्ट भी है रिसोर्सेज की कमी का, उसकी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बगैर रिसोर्सेज के भी मैनेजेबल है, लेकिन हमने उन पे भी फोकस नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट के लोग शायद मौजूद होंगे कोई ना कोई, लेकिन बॉटनी डिपार्टमेंट वाले अगर यहाँ पे ओलिव जो है वो कल्टीवेट करके किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जस्ट गिफ्ट कर दिया करें, तो वो उससे एक गुडविल क्रिएट होगी यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे NGOs ने परचेज करके ओलिव ट्रीज वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो वो क्यों ना यूनिवर्सिटी से क्यों ना परचेज करें, वो बाहर से क्यों परचेज करें, अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़ेर निगरानी वो चीज़ होती है। लेकिन हमने ये नहीं किया, ये गैप है। तो सोसाइटी को ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, यूनिवर्सिटी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। उसकी वजह से ना तो हमारे लिए कोई हमदर्दी है, यानी अभी चंद महीने पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाज इन एक्सट्रीम क्राइसिस, और ये हर जगह पे ये सबको पता था कि यूनिवर्सिटी क्राइसिस में है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। हमारा कोई पॉलिटिशियन हमारे पास आया नहीं, इसलिए कि पॉलिटिशियंस को आती है डिमांड उनके वो जो वोटर्स हैं, जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी तरफ से कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्ट करो। तो वो लोगों ने डिमांड नहीं किया, पॉलिटिशियन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो यूनिवर्सिटी का क्राइसिस पता नहीं किस तरह से मैनेज किया और अभी कुछ अर्से बाद फिर से दोबारा आ जाएगा। लेकिन इसमें प्राइमरी रोल जो हम प्ले कर सकते हैं वो ये कि हम सोसाइटी को ये रियलाइज़ करवाएं कि हम इसमें कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये मसलन एक कंट्रीब्यूशन हमारी जो बहुत समझ आती है, जो लोग सुबह से यहाँ पे बात हो रही थी कि हर कोई बाहर जाना चाहता है, और एक्चुअली बहुत बड़ी नंबर में लोग जा भी रहे हैं। लास्ट ईयर पर 7 लाख 8 लाख कितने लोग गए बाहर। ये लोग रेवेन्यू का सोर्स बनते हैं, ये लोग $30 बिलियन के करीब रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकानमी चल रही है। और वो लोग वहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। उन्हें एक्सेप्टेबल किसने बनाया? हमने बनाया है। उन्हें यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेबल बनाया है, और वी आर हैविंग समथिंग कंपेटेबल विद द वर्ल्ड। हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन वहाँ पे किसी न किसी हद तक काबिल कबूल है, तभी वो लोग हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे
हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, हमारी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये जो $30 बिलियन यहाँ पे आते हैं। लेकिन इससे बढ़ के हमें कहीं आगे निकल के हमें अपनी सिग्निफिकेंस को रियलाइज़ करवाना है। उसके बगैर जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, नई यूनिवर्सिटी बना के चले जाते हैं और फिर हम लोग आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं और रिसोर्सेज का वही मसला बनता है जो हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अतीक साहब, एक बात ऐड कर दूं। देखिए जी, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ अब बैठती हैं, इकोनॉमिकली बरतानिया अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, अब वो हमारे बहुत बच्चे लेंगे और इकोनॉमिकली उनकी यूनिवर्सिटीज़ आर इन ट्रबल एंड दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अस। लाख $2 लाख ले रहे हैं वो एक स्टूडेंट का 1 साल के लिए, और वहाँ लोग जाएंगे और एजुकेट होंगे और हमारे वो वीक स्टैंडर्ड्स भी ले लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द क्वेश्चन है इसके हमारी यूनिवर्सिटी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ है कि MNS यूनिवर्सिटी तो बना देते हैं, उनसे पूछेंगे फिर वही वो आके यूनिवर्सिटी में बैठे भी ना बताएं ज़रा क्या करें, क्योंकि जब वो पॉलिसी सर्कल में बैठते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को गालियाँ देते हैं और कोई उससे काम नहीं लेते। वो सारा काम वर्ल्ड बैंक, UNDP वगैरह पैसे उनको देते हैं। अभी देखें SIFC ने मैकेंजीज़ को $60 मिलियन दे दिए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को 1 टका नहीं देने को तैयार। क्यों नहीं आपसे काम करवाते वो? या आपको एहतजाज करना चाहिए इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट के सामने बैठ के कि जी हमसे तो काम नहीं लेते, मैकेंजीज़ को दे रहे हैं। और मैकेंजीज़ की जो वो है उनकी अपनी क्या कहते हैं HEC आए दिन रख के बैठी होती है यूनिवर्सिटीज़। फॉर एग्जांपल अगले दिन मुझे बुलाया, बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ 15 आई। कैसे आई थी? क्योंकि हमारी एड के पैसे उनको दिए गए हैं, उनको $10 मिलियन दिए गए यहाँ पाकिस्तान आने के लिए। उनके कौन आए हुए थे? एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत छोटे मोटे लोग। उनके आगे कौन फिर रहा था? सारी HEC मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर वगैरह सब उनके आगे पीछे फिर रहे थे। जो तमाशे हो रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे यूनिवर्सिटी वालों को समझ नहीं आया, बिकॉज आप लोग इज्जत नहीं कमाते। ऑब्वियसली वो जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो सोचते हैं अकले कुल है, और वो सारा वक्त फिर रहे होते हैं छोटे छोटे अफसरों के नीचे जो बाहर से आते हैं। और मैं तो हैरान होता हूँ क्या ये सिचुएशन है कि $8 मिलियन उसको दिया। अगले दिन मुझे बुलाया, जनाब USAID का प्रोजेक्ट था, दिया हुआ था, वो तारिक बनूरी की यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, वो क्या कर रहे थे, अजीब किस्म की बातें कर रहे थे। उनको $20 मिलियन दिए हुए थे। कहते हैं आपके लिए पैसे तो नहीं, उनके लिए तो बहुत पैसे हैं। वो तो अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं, हम अपने लोगों को मार रहे हैं। तो ये भी तो आप लोग ऊपर लेके है ना। अगर हमारे लोग नहीं रिसर्च करते लिखते, ये सिर्फ पाइड लिखता और कोई नहीं लिखता, क्यों नहीं आप लोग लिखते, क्यों नहीं हमारे साथ खड़े होते? ये भी तो मसला है, बताइए। मैं सर उसी तरफ आऊँगा कि ठीक है, हम कहते हैं जी डोनर ड्रिवन एजेंडा है, IMF ने हमें कोलैप्स किया है, IPPs हमें वर्ल्ड बैंक ने दे दी, प्लानिंग फाइनेंस इस वक्त वर्ल्ड बैंक और UNDP चला रहे हैं। और मैं जब BISP में था तो यस, डोनर अपने साथ अपने कंसल्टेंट लेके आते थे। लेकिन देखें, यूनिवर्सिटी भी तो एक इजी मोड में बैठी हुई है ना, क्योंकि एक पक्की नौकरी हो जाती है और उसके बाद जिसको कहते हैं कि जी के आप वो रिसर्च करें जो रेलिवेंट है। मैं पाइड के एग्जांपल आपको देता हूँ। हम भी जब काम नहीं कर रहे थे तो हम किसी इदारे में नहीं जाते थे, लोग हमारे पास नहीं आते थे। आज हम जा रहे हैं तो लोग आपको ऊन भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने CDA के साथ काम किया तो CDA हमारे पास आया कि जी आप हमें पार्किंग का इस्लामाबाद का प्लान बना के दें। हमने सेहत सहूलत प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप हमें इसमें पॉलिसी में हेल्प करें। तो देखें, इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च प्रोड्यूस की जा रही है वो ज़रूर इवैल्यूएट करें कि उसमें सोसाइटी के रेलिवेंस कितनी रिसर्च है। तो जमील साहब, मैं आपसे भी इसी तरफ ही आऊँगा कि जी कैसे हम इसको रेलिवेंसी को इंश्योर कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। सुबह के डॉक्टर नदीमुल हक साहब के सामने बैठे हैं तो प्रोफेसर ज़ेर-ए-ताब ही होते हैं, और वो पॉलिसी मेकर के भी ज़ेर-ए-ताब है। वो जो मार्केट के अंदर बच्चों को रिसीव कर रहा है, वो बच्चों की क्वालिटी देख के वो भी प्रोफेसर को ब्लेम करता है, और फिर जो बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है वो भी प्रोफेसर को ब्लेम करता है कि वी आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन। आप एक बात कह दीजिए कि अब तो बच्चा जो है वो घर में बैठ के हार्वर्ड की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन ले सकता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मार्केट टू मार्केट और रीजन टू रीजन ये वेरी करता है। ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं टीचिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने एक बच्चा तैयार करना है तो
produce that one to work in the market. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी रिसर्च है जिस पे चांसेस ऑफ फेलियर ना हो? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी रिसर्च है उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस पहले डिटरमिन हो जाते हैं कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आखिर में ये आएगा। अब उसमें इशू कहाँ पे आया? इशू उसके बहुत सारे हैं। ठीक है, बच्चा भी सेफ साइड पे जाना चाहता है, टीचर भी सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में लेट अडॉप्टर हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमारा एआई आया, अभी तक एआई पॉलिसी नहीं बनी। ठीक है, अभी तक हम एआई को प्लेजरिज्म से डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। एचईसी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के जितने थीसिस हैं वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, बड़ा इनिशिएटिव था। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया जी अपने थीसिस दें। 2019 में मैंने एचईसी की वेबसाइट से इकोनॉमिक्स के थीसिस सारे डाउनलोड किए, एंड दैट नंबर वाज राउंड अबाउट 1800। लिटरली वन बाय वन सारे थीसिस मैंने डाउनलोड किए। ठीक है, पहला थीसिस हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, वो किसी अंग्रेज का था। ठीक है, आप चलते जाएं टिल 2000, ये नंबर आपका 150 पे है। 2000 से लेकर 2018 तक जो नंबर मैंने देखे, ठीक है, उसके अंदर कह लें कि 1600 का इजाफा है। अब पॉइंट ये है कि वो एक चीज़, उसके बाद फिर एचईसी ने वो वेबसाइट से हटा दिए ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ कि बच्चे कॉपी करेंगे, बच्चे चीज करेंगे। वाई दे नीड टू इन्वेंट द व्हील अगेन? एक मेथोडोलॉजी किसी बच्चे ने डिफाइन कर ली है, चीज़ कर ली है, तो दैट शुड बी अवेलेबल। ठीक है, वेस्ट में थे तो वो बच्चे हम यूनिवर्सिटी हमसे लिखाती थी कि जी आपका थीसिस ऑनलाइन क्यों अवेलेबल ना हो, इसकी रीज़न दें। और उसके नीचे एक रीज़न ये होती थी कि ये फंडिंग शुड नॉट बी द रीज़न, कि जी मैंने इसके ऊपर फंडिंग लगाई है और ये काम मेरा है और ये दिस शुड नॉट बी द रीज़न। हाँ, उस बेस के ऊपर आपने कोई पेटेंट लेना है या उसके ऊपर मजीद कोई काम करना है, दैट कैन बी द रीज़न। सो द पॉइंट इज के एक्सेस हमने बहुत दे दी, क्वालिटी हमने कॉम्प्रोमाइज कर ली, एंड रेलिवेंस दैट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो रेलिवेंस तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज है। अब BS 8 के स्टूडेंट्स को या MPhil के स्टूडेंट्स से हम पूछते हैं बेटे आपने क्या करना है, कहते हैं सर हमने MTO बनना है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। बैंकर्स बैठे हैं, ठीक है, 15,000 से 20,000 पे रखते हैं। मैं उनसे कहता हूं बेटे जब तूने अपनी वैल्यू ही नहीं जज की कि आपका पोटेंशियल क्या है, तो फिर आप मार्केट से कैसे डिमांड कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जिसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जनरेट हो। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज आपको बुकिश नॉलेज ही ज़्यादा दे सकती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा डिलीवर कर सकती हैं। डिमांड ड्रिवन ठीक है, मैनेजमेंट साइंसेज के आते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, होटलिंग इंडस्ट्रीज वाले यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, वो आके अपनी डिमांड बताते हैं, हमने ये लेना है, हमें ये बच्चे दे दें, हम उनकी मैनेज करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, एंड देन वी कैन कीप देम इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आप कह लें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फिजिक्स के NCP नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स बना। ठीक है, टॉम एनर्जी को बच्चे चाहिए थे, वो वहाँ पे ट्रेन होते हैं, वो लेते हैं। एंड पॉइंट इज कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी ट्रेनिंग जो है वो ऑन कैंपस है, एंड देन दे हैव टू कम्पीट इन द मार्केट, दे हैव टू गेट सम रेलेवेंस। जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सोशल साइंसेज मार्केट के अंदर कम्पीट करके जॉब लेगा। सोशल साइंसिस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी बैठ सकता है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ सकता है, वो प्लानिंग कमीशन के अंदर भी जा सकता है, वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है। तो सोशल साइंटिस्ट आप ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट के अंदर उन्होंने कहा कि इतने कद का, इतना गोरा चिट्टा, इतना लंबा, इतना वेट का हमें एक बच्चा जो है इस कैपेसिटी के मेंटल IQ के तहत हम तैयार करके दे दें। ठीक है, एक आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, वही लेट अडॉप्टर वाली। HEC ने पॉलिसी बनाई कि हमारी 30% एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन होगी। टिल माई इंफॉर्मेशन टिल नाउ नन ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड दैट कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हों। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं क्लासरूम टीचिंग ना हो, ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हों, आप ऑनलाइन लेक्चर सुने, क्लास के अंदर आएँ, टीचर आपको मेंटरिंग करे और उस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसको हमने खान एकेडमी के ऊपर
अगर खान से इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो फ्री यूजर्स हैं, हम तो बच्चों से फिर पूछते हैं कि जी खान अकेडमी के यूजर्स कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड दैट वेबसाइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड दैट वेबसाइट एंड टुक सम लेक्चर्स ऑफ द कोर्सेज व्हाट यू आर टेकिंग इन द क्लास? नहीं है, चीजें नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, शौक नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट गेटिंग डिग्रीज, जैसे सर ने कहा कि टाइम पास, घर के अंदर रेलिवेंस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। बच्चे पेरेंट्स जो हैं कहते हैं कि जी आप जाएं और पढ़ें, जब एमएससी के बाद शादी नहीं हुई तो एमफिल करें, एमफिल के बाद शादी नहीं हुई तो पीएचडी कर लें। तो ज़्यादा रेलिवेंस उनकी यही है कि भाई जी जब तक आप हाउस बेस्ड जॉब, होम बेस्ड जॉब में नहीं जाते, आप पढ़ते रहें, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली हमारी 70 to 80% इनरोलमेंट फीमेल्स की है, ठीक है, और वहाँ पे मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है। सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से बच्चों को माइक देते हैं। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि हमने कोई रिश्ता करना होता है ना तो 10 घरों को देखते हैं, आगे पीछे से पूछ पड़ताल करते हैं। ज़रा आप अपने, ये बच्चों से हम पूछते हैं, आपने कितनी सर्चिंग की कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगले 4 साल आपने गुजारने हैं या 6 साल गुजारने हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको राइट स्टफ जो आपकी नीड है वो दे भी रही है कि नहीं? हम आपसे पूछना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये आपके लिए सेशन है, आपसे हम देखें। प्रोफेसर कहते हैं जी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इनके पास मोबाइल भी हैं, इनके पास इंटरनेट भी है, ये चाहें तो सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। नदीमुल हक साहब कहते हैं जी कि टीचिंग ख़त्म कर दें, मेंटोरिंग करें, बच्चों को एक्सपोजर दें। ये जितना ओवरऑल एक्सपोजर लेंगे, कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, 20 कोर्सेज हैं कि जहाँ पे आपको बेहतर नॉलेज, बेहतर स्टफ मिल सकता है। मेरे ख्याल से बच्चों को माइक दें जी, आप बताएं आप क्या बनना चाहते हैं, बहुत रेलिवेंट रहिएगा। मसला क्या है सर? जी प्लीज। मेरा नदीमुल हक साहब से एक क्वेश्चन तो नहीं, उनके क्वेश्चन का आंसर है। मैंने तो कहा है ना, आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अपने एमएनएस को जाके मारे, उनको सीधा करें, अपने चीफ मिनिस्टर को मारे। ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे खड़ा है, फोटो देख लें, लोन साइन हो रहा है। ये आपके जो भीख मंगे पॉलिटिशियंस हैं, ये आपकी बात नहीं सुनना चाहते, इनको इंटरेस्ट नहीं। नंबर दो, आपकी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं। हम तो एम ही रिसर्च करते, कोई वैल्यू कोई नहीं है। तो ये पढ़ाने के बच्चे क्या जरूरत है, छोड़ें भाई। क्योंकि रिसर्च की वैल्यू अगर सरकार को नहीं तो किसी को भी नहीं, सरकार को तो नहीं तो किसी को भी नहीं, छोड़ दें फिर, ठीक है। सरकार इज अ बैड वर्ड, आई डोंट लाइक यूजिंग सरकार। सरकार इज अ स्टूपिड वर्ड, कोई सरकार नहीं है, सरकार पुरानी बात है। अगर आपकी गवर्नमेंट, उर्दू में कोई लफ्ज ही नहीं गवर्नमेंट का, हुकूमत भी गंदा लफ्ज है। अगर आपके पास वो एक मैनेजमेंट नहीं है, जो मैनेजमेंट जो रिसर्च चाहती हो, रिसर्च तो मैकडॉनल्ड भी मांगता है, मैकडॉनल्ड भी के मकरेबिया बनाता है तो रिसर्च करता है। हमारी वाहिद हुकूमत है एमएनए जो रिसर्च मांगता ही नहीं कि एक बिजली का क्राइसिस, रिसर्च नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। वो जाएंगे भागे हुए वर्ल्ड बैंक के पास, तुम कर दो एडी। आपको पता है यूएनडीपी को हमारी हुकूमत पैसे देती है आपसे ज्यादा। हमारी हुकूमत ने 2 बिलियन रुपए यूएनडीपी को दिए वो रिसर्च के लिए। तो अगर ये सूरत हाल है तो आप बच्चों से तो फ्रॉड हो रहा है। आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या आपको करेंगे? आपकी रिसर्च हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। हमारी रिसर्च किसी को नहीं चाहिए। हम भंगे देते फिरते हैं, यार ये रिसर्च है, कोई नहीं पढ़ता। आप लोग भी कोट करेंगे तो यूएनडीपी को करेंगे, पाइड को तो नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा कल्चर है भाई, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा पढ़ा लिखा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर लर्निंग का नहीं है, हमारा कल्चर जानने का नहीं है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तभी हम ये कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं कि शायद कोई यहाँ स्पार्क जाग जाए, शायद, पता नहीं। मैं एक इसमें ये मैसेज देना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ को स्टेप लेना चाहिए कि वो इस रिसर्च की प्रोसेस को इजी बनाएं। हर एक स्टेप पे आपको डीएसए के पास जाके साइन करो, एक सेकंड, ये जो साइनिंग वाला कल्चर है, रिसर्च यहाँ से आती है, यहाँ से। अगर आपने यहां से रिसर्च नहीं आ रही तो मत करें। वो आइंस्टाइन क्या था, पेटेंट क्लर्क था। वो क्लर्क था, शाम को बैठ के दिए से रिसर्च करता था भाई, सारे ऐसे करते। वो क्या था, बोल्ट्जमैन साला, उसने जिसने निकाली है ये थर्मोडायनेमिक्स, वो साला पागल था। उसने रिसर्च की बाद में अपने उसने हैंग कर दिया, यार मुझे मजा नहीं आया। यार रिसर्चर यहां से आती है,
ये नहीं होता कि कोई आपके लिए करे, कोई ये करे, वो करे, रिसर्चर काम करता है। तो ये आप लोग दिल से रिसर्च करेंगे तो करेंगे, अगर दिल नहीं है तो छोड़ देना ये काम, छापड़ी लगाएं, छापड़ी करें। जी जी, प्रिसाइज क्वेश्चन रखिएगा बेटे, प्रिसाइज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। मेरा पैनलिस्ट से एक क्वेश्चन है कि आई डोंट नो कि वाई वी आर सो मच हैप्पी कि हमारे ग्रेजुएट्स यहाँ से डिग्री करने के बाद बाहर जाके उन्हें कोई काम मिल गया या कोई जॉब मिल गया। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया, कुछ एलुमनाई से मैंने डेटा कलेक्ट किया और उनसे मैंने कांटेक्ट किया कोई 200 के करीब लोगों से, और उनसे मैंने पूछा कि आप बाहर जाके जॉब क्या करते हो। उनमें से 95% लोगों का ये रिप्लाई था कि हम और जॉब्स कर रहे हैं। तो डॉक्टर अतीक साहब थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि वी आर सो मच हैप्पी, हमें बाहर से पैसा आ जाता है कम से कम इस बहाने से। और सुबह भी बात हो रही थी जी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है हमारा। तो हम क्योंकि डिग्री प्रोग्राम्स और लोगों को बहुत ज़्यादा हम एजुकेट करें, और लिटरेसी रेट अगर आज़ाद कश्मीर का बात करें तो हम बहुत ही प्राउडली कहते हैं जी हमारा लिटरेसी रेट तो वो 76% क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस से आ गया। लेकिन हमने ऐसे लिटरेसी रेट का क्या करना है, ऐसी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों का क्या करना है कि हमने अपने ग्रेजुएट्स को यहाँ से मास्टर्स एमफिल करने के बाद बाहर जाके भेजना है। इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ लेबर सप्लाई कर रही हैं पाकिस्तानी, जो यूरोप को, बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको। इससे ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त कोई पर्पज़ सर्व नहीं कर रही। हमारे जो एलुमनाई या जो हमारे ग्रेजुएट्स बाहर जाके बैठे हुए वो वहाँ पे डिश वॉशिंग करें, और हमारे एलुमनाई का बड़ा ख्वाब है कि हमें वहाँ पे लाइसेंस मिल जाए, हम टैक्सी चलाएं ताकि हमें अच्छे पैसे मिल जाएं। तो आई थिंक देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच काइंड ऑफ डिग्रीज एंड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। थैंक यू। पीछे से क्वेश्चन, पीछे माइक May दीजिएगा I प्लीज। respond to this? माइक दीजिएगा This comment or मेरे ख्याल question, से please? Okay. क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे ख्याल से बच्चों ये को इनका सुन जो लेते सवाल था सर कैन जी, आपका क्वेश्चन इफ आई अंडरस्टूड वेल, आप ये कह रहे हैं कि करंटली यूनिवर्सिटीज आर फेलिंग देयर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? ठीक है, तो बेटे आप इसको कैसे देखते हो कि ये कोई एक अच्छा गोल नहीं है लाइफ में? व्हाई इट्स नॉट अ वर्दी गोल टू अचीव? हम अपने ब्रेन को डेवलप करने के बजाय हम ब्रेन को सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो एक लेबर के तौर पे वहाँ पे जाके काम करे। वाई ही इज़ नॉट वर्किंग, वाई ही इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन आवर ओन कंट्री? वो हमारी अपनी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में क्यों काम नहीं करके बेटर कर सकता अपने आप को, या इकोनॉमी में क्यों हेल्पफुल नहीं हो रहा? अगर यही काम करना है तो फिर मैट्रिक को इंटर करने के बाद स्टूडेंट को भेज दो बाहर कि वो जाए और पैसे कमाए, और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दो। अच्छा बेटे, थोड़ा सा इसका मुझे अगर आपको मैं जवाब दे दूँ, व्हाट यू आर सेइंग इज जस्ट पार्टली ट्रू। First of all, it's not all true. We are exporting one of the best skilled manpower out of this country. So on one side ये हमारे लिए अफसोस भी है, अफसोसनाक भी है, क्योंकि एक ब्रेन ड्रेन अकर हो रहा है इसकी वजह से। हम में से अच्छे लोग, बेटर स्किल्ड लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और दूसरे ममालिक में जॉब कर रहे हैं। उसका एक बेनिफिट भी है कि वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स, और उस रिसोर्स की वजह से हमें यहाँ पर कुछ रेमिटेंस की सूरत में एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलती है। हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं। अगर आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 2 सालों में इंजीनियर्स के लिए एक रेजिडेंसी के लिए प्रोग्राम खोला, उसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ से गई। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर वी आर ऑफ कोर्स वी कंपेयर एवरीथिंग विद इंडिया एंड अदर पीपल, विच आई थिंक दैट वी नीड टू डू इट लोकली। हमें अभी ग्लोबल इंडेक्सेस पे जाके कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट दैट हेल्दी। लेकिन हम अच्छे प्रोफेशनल्स भी यहाँ से भेज रहे हैं, और वहाँ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी जनरेट कर रही हैं। सो इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट द बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर। तो एक तरफ जहाँ आप ये कह रहे हैं कि हम एक लो क्वालिफाइड, लेस स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करके यहाँ से भेज रहे हैं, और वो लेस स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स वहाँ जाके लो लेबर जॉब्स कर रहा है, तो ये किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन हम हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी यहाँ से भेज रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग कि आप कहाँ हैं। जहाँ तक आपका दूसरा पार्ट है कि येस, यूनिवर्सिटीज़ हैव अ ड्यू शेयर इन ऑल दिस फेलियर एंड वी शुड हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अभी जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर साहब जस्ट टू रेफर बैक टू दैट थिंग, मेरे ख्याल में 2 थीम्स यहाँ इमर्ज हुए सुबह से अभी तक हम जो देख रहे हैं, और अभी ये डॉक्टर साहब ने भी जो बात की। एक तो हमारे दरमियान एक काइंड ऑफ डिबेट इज़ कमिंग आउट ऑफ 2 पॉइंट्स कि एक तो क्या यूनिवर्सिटीज़ वुड बी रिसर्च ओरिएंटेड और एजुकेशन और टीचिंग ओरिएंटेड। मैं ज़ाती तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर साहब, I personally don't think that it's teaching versus research anywhere. ज़ाती तौर पे मैं इसको ऐसे नहीं समझती। बेसिकली
education or research, they have to go hand in hand in order to contribute appropriately to a society. Education का end product research भी है, और research का जो product है वो education में हम दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं. We are the biggest user of research in the academia. और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस, लर्निंग प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग इम्प्रूव्स फ्रॉम देयर. हमारे से बेहतर यूज़र, एकेडेमिया से बेहतर यूज़र रिसर्च का कोई भी नहीं है इन पाकिस्तान और एवरीवेयर ग्लोबली. सो एक तो ये हमारी डिबेट का एक पॉइंट ये है. जहाँ तक दूसरा जो एंगल या थीम मुझे मर्ज होता हुआ नज़र आया कि यूनिवर्सिटीज़ का एक्चुअली इस फेलियर में क्या हाथ है. ये डॉक्टर साहब आप भी बार बार यू आर रेफरिंग इट बैक के यूनिवर्सिटीज़ को किसने रोका है कि वो ये काम करें. तो डॉक्टर साहब यू नो द ट्रूथ इज़ वेरी प्लेन. हमें ये सिस्टम प्रॉपरली जब चलता है, आपके हमने एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक तीसरा स्ट्रक्चर डेवलप्ड है. वी आर इन लव ऑफ डेवलपिंग सम हमें गोल सेटिंग का, अनअटेनेबल गोल सेटिंग का शौक है. सो वी आर फेल्ड फ्रॉम द बिगनिंग. हमारी हर पॉलिसी, हर बजट अपनी फेलियर की एक्सेप्टेंस से शुरू होता है. हर पॉलिसी ये कहती है पिछली पॉलिसी हम मीट नहीं कर सके बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, एंड देन वी रिपीट द सेम थिंग अगेन, और एंड में हम 5 साल के बाद दोबारा उस पॉलिसी को बयान करते हैं और हम कहते हैं हम इसको सेम रीजंस की वजह से मीट नहीं कर सके. सो वी कीप ऑन गोइंग इन सर्कल्स, क्योंकि हमारी गोल सेटिंग रियलिस्टिक नहीं है. Unrealistic goal setting, whether it's happening on federal level, on local level, within the institutions or individually, will always take us to the failures which we are just going again and again. So I personally think these were the two themes, and I think if there would be more questions or other participants would like to last two question बच्चों से लेते हैं, पीछे से बच्चों से question जी. last two question please. Question रखिएगा please, जिसको कहते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर ये मेरे ख्याल में कॉन्फ्रेंस है, FM ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, आप हमें भी सुमात करेंगे, हम सुबह से आपको सुन रहे हैं. तो सर मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बड़ा दिल दुखता है. बच्चे बड़े दूर दूर से आते हैं, आकर अपने वालिदैन का सरमाया लगाकर पढ़ते हैं. तो जैसा सर ने कहा था, मैंने करेक्शन एक कर दूँ, रिसर्च यहाँ से नहीं होती, रिसर्च यहाँ से होती है. और दूसरी बात, मेरा जो सवाल आपसे था, सर ने कहा कि ये आप रिसर्च करके 15-15 हज़ार की नौकरी पर फिर क्या करें? बच्चे चोरी करें, किसी का जेब काटें, छोटी इधर और करें क्या? मुझे ये बताएं. और दूसरी बात, बाहर भी ना जाएं. जी, जिसके घर यानी कि आधार सिस्टम होता है ना, चीनी खत्म हो जाए वो एक प्याली दाली ले आओ, गुमांडी से लेता है ना बंदा. अब इधर है ही कुछ नहीं है तो बाहर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? और मेरा बेसिक सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि वो बड़ी जबरदस्त आपने जिस तरह नहीं वो जुमे वाले दिन मौलवी साहब बड़ी स्पीच करते हैं कि ये टॉपिक नहीं रखना चाहिए, ये रखना चाहिए. मैं अभी बाहर गया तो मैंने वो मुझे आप ऐसा कोई टॉपिक बता दें. रिसर्च मैंने आगे ये 2nd सेमेस्टर में हूँ, 3rd में मेरा साइनॉप्सिस होगा, 4th में रिसर्च होगी, मैं वही टॉपिक रखूँगा. मैंने गाड़ियों की लाइन देखी, मैंने कहा आपसे पूछूंगा, जो आपने टॉपिक रखा था आपके पास ये गाड़ियाँ आ गई, मेरे पास भी वो आ जाएं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा. जज़ाकल्लाह. अच्छा, बात इस तरह है कि सुबह भी ये बात हुई और ब्रेन ड्रेन को अच्छा समझा गया. और एक पेपर में पढ़ रहा था तो उसके अंदर बच्चों की रैंकिंग होती है कि अच्छा ग्रेजुएट किस में जाएगा, उससे कम अच्छा है वो किस में जाएगा, उससे कम अच्छा है वो किस में जाएगा. वेस्ट में ये ऑटोमेटिक है, वो करते हैं, खुद करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुद करती हैं. और अच्छा ब्रेन वो मेडिकल में जाता है, उससे थोड़ा सा कम इंजीनियरिंग में जाता है. और रिलेटिवली ये इस तरह है. और स्टेटमेंट बहुत प्यारी थी. कहते हैं जी, जस्ट इमेजिन एज ए प्रोफेसर एंड यू आर लेइंग डाउन इन एन ऑपरेशन थिएटर, व्हाट यू वांट, द बेस्ट स्टूडेंट शुड बी ऑपरेटिंग और द वर्स्ट स्टूडेंट शुड बी ऑपरेटिंग. तो ब्रेन ड्रेन को अच्छा नहीं समझा जा सकता.
उसके हम जितने मर्जी हीले बहाने लगा लें और चीज़ें लगा लें। अब सेकंड पॉइंट जो आपने कहा कि हम 15,000 पे नौकरी ना करें तो क्या चोरी करें। बेटे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो आपको हायर करने लगती है तो आपसे पूछती है आप कितने पैसे लेना चाहेंगे। मुझे अफसोस इस पे है कि आपके अपने दिमाग से 20,000 से ऊपर निकलता नहीं है। आप खुद अपना वैल्यू नहीं करते हो तो फिर मार्केट आपको वैल्यू कैसे करेगी। देन सेकेंड, वो जो रोजी पिक्चर है बाहर की, जैसे भाई ने भी कहा कि बाहर जाके और जॉब्स करते हैं, बाहर जाके वो हर किस्म का काम कर लेते हैं। यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस ओवर हियर। आप अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ ये यूनिवर्सिटी है, इसके बाहर मुझे कोई एक कॉफ़ी शॉप दिखा दें, इसके बाहर मुझे कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा दें जहाँ पे मैं बैठ के खाना खा सकूँ, इसके बाहर मुझे कोई फोटोशॉप दिखा दें, फोटोकॉपी की कोई दुकान हो कोई। ये सारे क्या हैं, गैप्स हैं और वेल आइडेंटिफाइड हैं। मैं अपनी क्लास में बार बार कहता हूँ, ठीक है, जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, नुकसान हो पैसे मुझसे ले जाना। अब ये वो रिस्क है जो कि आप नहीं लेना चाहते। हम जाना चाहते हैं बाहर, ठीक है, एक फ्रीडम में एंजॉय करेंगे, ना अम्बा होगा, ना अब्बा जी होंगे, ना बहन भाई होंगे, कोई हमारे ऊपर सोशल प्रेशर नहीं होगा। एंड देन वी आर गोइंग टू लिव इन आइसोलेशन एंड अर्न सिग्निफिकेंटली, ठीक है। फिर आगे उसके मॉडल्स हैं, आप डॉक्टर साहब भी जानते हैं, इकोनॉमिस्ट सारे जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग व्हाट यू आर अर्निंग ओवर देयर इज रियली हाई, ठीक है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, कुलीग हैं, वो यूएस में गए पीएचडी करने के लिए। वो पिट रहा है भाई कि यहाँ पे बहुत महंगाई है, व्हाट वी एंजॉय इन पाकिस्तान, ठीक है, वो बहुत चीप है। और आखिरी बात आपकी, क्या ये जो गाड़ियों की आपने लाइन देखी और चीजें, आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी रिसर्च करूं कि आपके पास भी एक गाड़ी खड़ी हो जाए। तो बिलीव मी, आई केम बैक इन 2011 with empty bank account, with zero bank account. Today, mashallah, I have everything and I have earned from this market. यहीं से अर्न किया, एजुकेशन से अर्न किया, पढ़ा के अर्न किया और यहीं से लेके चला, ठीक है। बड़े हमारे पास मॉडल थे, हमारे बैच के जितने भी लोग बाहर गए उसमें से 90% अभी भी बाहर हैं, वापस नहीं आए। बट आई हैव नो रिग्रेट, आई केम बैक एंड आई एम सर्विंग ओवर हियर एंड आई हैव अर्नड अ लॉट। मुझे अर्निंग में कोई मसला नहीं है कि मैं कहूँ कि जी पॉइंट है। अब वो लास्ट पॉइंट कि अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, अपनी रियलाइजेशन को थोड़ा सा बड़ा करें। आप बैंक में जाते हैं, मेरी एक स्टूडेंट गई, वो कहती जी मैंने जाना है तो सर मैं उनसे कितनी पूछेंगे तनख्वाह है, कितनी कहूँ? मैं कह लाख कहें। सर वो तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो ना रखें, आप पहले कहें तो सही। आप डिमांड तो करें, अपनी जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं उसके मुताबिक अपनी डिमांड तो पुट अप करना सीखें। एंड इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू पुट योर डिमांड। और डेफिनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मान भी जाती है, चीजें देती भी हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट इतनी बुरी नहीं है कि आप इसको क्लेम कर लें कि जी 15,000 नहीं है तो मैं चोरी करना शुरू कर दूं। थैंक यू। देखिए जी, जो मैंने कहा था मैं उसका थोड़ा सा आपको समझा दूं। रिसर्च क्या होती है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जरा एक मिनट मैडम, रिसर्च क्या होती है? क्रिस्टोफर कोलंबस रिसर्च करना चाह रहा था कि इंडिया का रास्ता किस तरह से जाएगा। उसने इतनी सी किश्ती ली, यहां से वहां तक किश्ती थी, उसमें मारा 3 महीने लगे तो अमेरिका पहुंच गया। 3-4 साल उसने भीख मांगी इधर उधर से, क्वीन ने उसको पैसे दे दिए, चला गया। ये रिसर्च होती है। दूसरा आ जाए, ये क्या कहते हैं, आइंस्टाइन का आपको बताया था, दे ले एक बंदा था, क्या नाम था उसका, भूल जाऊं, ये जिसने पोलियो की रिसर्च की थी, उसने पहले अपने ऊपर लगाया टीका। स्मॉल पॉक्स वाले ने पहले अपने ऊपर टीका लगाया। ये जो रेडिएशन वाला बंदा था उसने 1980 समथिंग में उसने रेडिएशन की गोली खा ली पूरी, दिखाने के लिए, हालांकि मर गया वो बाद में। लोग रिसर्च जो करते हैं, बड़े येलो फीवर की रिसर्च, एक बंदा था वॉल्टर रीड, उसने अपनी रिसर्च असिस्टेंट को कहा ये येलो फीवर का इलाज निकालना है, उनको उनके साथ सुलाया, येलो फीवर वालों के साथ खाना खिलाया, एक मर गया एक जी गया, उसने कर दी, वो निकाल दी एक दरियाफ्त। देखिए रिसर्च तब मैं दिल से कहता हूँ, दिमाग लगाना पड़ता है, पर देयर इज अ पैशन, देयर इज अ ड्राइव ये नहीं होती मैंने पैसे बनाने हैं, ड्राइव होती है मैंने ये काम करना है, फिर आ जाते हैं पैसे।
आ जाते हैं पैसे, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी एक बात सही है, इस सोसाइटी में नहीं आते, इसीलिए बाहर जाना पड़ता है। और बाहर बिल्कुल जाएं, 100% जाएं। मैं तो हर यंग बंदे कहता हूँ यहाँ ना रहो भी, बाहर चले जाओ, यहाँ आ जाना बुढ़े हो गए मेरी तरह, पहले ना आना। हमने एक टी शर्ट छपाई है, आप आए, इकॉन फेस्ट हम करवा रहे हैं मई 25-26 को, जरूर आके टी शर्ट खरीदें और पहने। यहाँ उस पर लिखा हुआ है नो कंट्री फॉर यंग पीपल, यंग लोग नहीं आ रहे हैं, बाहर चले जाए, सारे बुढ़े यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कौन नहीं बनाता? आपके माशाल्लाह पॉलिटिशियंस और ये जो लीडरान है, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, कॉलोनियल जुडिशरी, कॉलोनियल आर्मी, क्योंकि हमारे तरफ अभी कॉलोनियल सिस्टम नहीं गया, कॉलोनियल सिस्टम वहीं बैठा हुआ है, वही डीसी चीफ सेक्रेटरी वाला बैठे हुए हैं। वो कॉलोनियल सिस्टम ऊपर अपॉर्चुनिटी आने देता। हमने जो पेशावर में कॉन्फ्रेंस कराई थी उसका टाइटल ही था वेयर आर दी अपॉर्चुनिटीज। एक और टी शर्ट हमने छपाई, उसका नाम है वेयर आर दी अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कहाँ हम पूछते रहते हैं, हम बताते हैं अपॉर्चुनिटी दो बच्चों को, वो नहीं देते। जैसे मैंने कहा ना, मैकेंजीज को हायर करेंगे, आपको नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आती हुकूमत, मैं हुकूमत में मैंने बड़ी कोशिश की, मैं था 3 साल, मुझे नहीं करने दिया उन्होंने। मैंने कहा हमारी यूनिवर्सिटियों को पैसे दो, रिसर्च करें, नहीं करते तो हम जूते मारेंगे। हमने ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हम यूनिवर्सिटियों को पैसे देते हैं, रिसर्च करें, और करवाते हैं उनसे, बट हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमारे तो बड़े थोड़े पैसे हैं। अब मसला यह है, अगर हुकूमत माने, मैंने 1000 बारी एहसन इकबाल को कहा, 1000 बारी सबको कहा, इमरान खान को भी कहा था, वो कहते नहीं, ये नहीं, सड़कें बना दो बेहतर है, सड़कें बनानी बेहतर है। तो मेरा ख्याल है सब, तभी मैं आप सबको कहता हूँ ठेकेदार लग जाए या बाहर चल जाए। ये मुल्क ठेकेदारों का है, ये मुल्क पढ़े लिखे लोगों का नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की, किरण शौकत। तो मेरा क्वेश्चन ये कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्यों इनकरेज करते हैं कि आप बाहर के टीचर्स का लेक्चर सुने, क्योंकि बंदा मुसीबत में तो ज़्यादा सीखता है ना। क्राइसिस तो हमारे टीचर्स ने ज़्यादा देखे हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे पास इतने टैलेंटेड टीचर्स हैं, डॉक्टर अतीक और डॉक्टर जमील जैसे, तो हम लोग क्यों बाहर के टीचर्स का लेक्चर सुने? हम लोग इनको क्यों इतनी चीज़ें, इनको इतने रिसोर्सेज क्यों नहीं दे रहे कि बाहर के टीचर्स इनको सुने और उनको पता चले कि जो मुल्क क्राइसिस में चल रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ के इकोनॉमिस्ट क्या सोच रहे हैं। बेटे जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ना अपने प्रोफेसर को सुने ना बाहर के प्रोफेसर को सुने, सबसे पहले किताब पढ़े, सबसे पहले किताब पढ़े। आप में से कितने बच्चे हैं जो आउट ऑफ कोर्स किताब पढ़ते हैं? गोरे का बच्चा आपकी एज में 10 मुल्क घूमता है, एक्सप्लोर करता है, हर साल 10-15 किताबें पढ़ता है। आप कितनी पढ़ते हैं? तो वो जो कह रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग है, वो फिर यहाँ से निकलेगी जब आप पहले पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो फिर थिंकिंग आएगी, फिर कम्युनिकेशन आएगी, फिर रीडिंग आएगी, फिर वोकैबुलरी आएगी, और फिर आप 20,000 की नौकरी नहीं सोचेंगे, फिर आप अपनी एक रिजर्वेशन वेज भी रखेंगे। जी नेक्स्ट कोई लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज, स्टूडेंट से प्लीज लास्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खादिम हुसैन, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बिम्बर। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से कि जब भी पॉलिटिशियंस के बारे में कोई बात की तो हाल तालियों से गूंज उठा। तो हमने पॉलिटिशियंस को पंचिंग बैग बना लिया है। पॉलिटिक्स जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्वालिटी जो है वो मैटर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो हम 76 सालों में जहाँ पे खड़े हैं, तो मुझे तो यही वजह नज़र आती है कि हमने ये जो हमारा सिस्टम था डेमोक्रेसी, उसको हमने चलने नहीं दिया। ये जो इंस्टीट्यूशन था इसको हमने इतना बदनाम कर दिया, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ये हैं, वो हैं। तो क्या हमें वे सारा सिस्टम लपेट देना चाहिए? अगर हम इंडिया की एग्जांपल देखें तो इंडिया ने सिस्टम को चलने दिया तो वो डेमोक्रेसी के थ्रू उनकी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर होगी। तो अगर पॉलिटिशियंस ख़राब हैं तो फिर हम कहाँ जाएँ? बाहर से कहाँ से लोग लेके आएँ? इस पर ज़रा कमेंट्स कीजिएगा। ये बेसिकली ये शुजात साहब देखिए, एक तो पहले यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम है। ये यूनिवर्सिटी को वाज़ेह कर देती यूनिवर्सिटी कहाँ है। हर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में गूंज बहुत है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए हुए हैं। मेरा ख्याल ये साल में कितनी दफ़ा यूज होता है जी? हाँ जी, कितना? मंथ में 2 दफ़ा, ठीक है। तो फिर एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यूज क्यों नहीं होता? नंबर 2, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, गूंज क्यों है? ठीक है, ये भी हमें सोचना चाहिए, हमारी अहमियत क्या है इन चीज़ों की। सवाल क्या था जी? सवाल शुजात साहब, सवाल क्या था? हम पॉलिटिशियंस को ओवर क्रिटिसाइज। सर सवाल ये था कि आप कह रहे थे कि आप पॉलिटिशियंस को हम ज़्यादा ब्लेम करते हैं। और नहीं जी नहीं, हम पॉलिटिशियन को बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं। इतना कर्जा किसने चढ़ाया है हमारे सिर पे?
इतनी भीख किसने मांगी है? क्यों भागते फिरते हैं, भीख मांगते हैं? क्यों अपना काम बैठ के नहीं करते? क्यों सड़कें बनाते हैं? क्यों फ्लाईओवर्स बनाते हैं? क्यों पैसे जाया करते हैं? क्यों आईपीपी साइन करते हैं? मैं चला जाता हूं। पॉलिटिशियन को हम बहुत खुली छुट्टी देते हैं। 300 यूनिवर्सिटी बना दी है। किसने कहा था 300 यूनिवर्सिटी? प्रोफेसरों क्यों नहीं लेके आते? अगर मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, मैं भीख मांगता हुआ जाऊं, प्रोफेसर मांगता हुआ, मैं पूरी दुनिया से, जैसे सऊदी अरेबिया करता है, 1000 प्रोफेसर लेके आपके पास रख दूं। अगर लीडर है तो फिर लीडर वाला काम करें ना। ये नहीं कि मैं सड़कें बनाऊंगा, 16 रुपए की रोटी दूंगा और ये करूंगा और आपको लैपटॉप बांट दूंगा और ये भीख मांगना। क्या आप भीख मांगिए? आपको मुफ्त चीजें चाहिए? आप में जान नहीं है? बताइए, किसने एक मूवी देखी हुई है ब्यूटीफुल माइंड? किसी ने देखी है? हाँ जी, बताइए क्या है वो मूवी, बताइए जी। हाँ, क्या जॉन नैश ने क्या किया था? अच्छा, जॉन नैश ने गेम थ्योरी बनाई थी। कितनी उम्र थी उसकी? नहीं जी नहीं, 24-25 साल। उसके बाद बीमार हो गया, 2 पेपर जिंदगी में लिखे बस। उसके बाद पागल हो गया, बीमार भी नहीं पागल हो गया। 2 पेपर लिखे उसने और 50 साल बीमार रहा, पागल रहा। वो पढ़ा नहीं सकता था, उसको किसी ने यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला, वहीं बैठा रहा। और मूवी में एक सीन है जो झूठा सीन है बट नेवरदलेस बड़ा मजेदार है। वो एक दफा फैकल्टी क्लब खाना खाने जाता है और मैं जब उसमें बोलता हूं मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां हर प्रोफेसर ने आके, पहली दफा वो गया ही नहीं कभी, क्योंकि वो बीमार था, पागल था। उसको रिपोर्टर ने कहा चल यार उधर चल के खाना खाते। वो जब खाना खाने गया, हर प्रोफेसर ने आके कहा प्रोफेसर नैश इट इज एन ऑनर। उसके पास लाके पेन रख दिया। इसको कहते हैं इज्जत। उसको नोबेल प्राइज मिला। कोई इंपैक्ट फैक्टर, कोई बुलशिट नहीं थी, पर उसने दुनिया बदल दी। क्या था? ये होती है प्रोफेसरी। उसकी इज्जत पूरी दुनिया में थी, बट हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो इज्जत ही कोई नहीं। आपने क्या किया? आपने सलाम को उठा के बाहर फेंक दिया। उसकी कब्र आज तक आप तोड़ते हैं। तो खुदा के वास्ते लेट्स बी क्लियर, हमारे मुल्क में इज्जत नहीं है पढ़ाई लिखाई की, हमारे मुल्क में इज्जत नहीं है इन चीजों की, एंड वी हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। कोई बंदा अच्छी चीज करता है, हम उसको क्या करते हैं? तो बेहतर आप लोग बाहर चले जाएं सारे प्लीज। और पॉलिटिशियन को ब्लेम या आप कहते हैं कम करते हैं, नहीं, ज्यादा करें और करें। जब आपके पास आते हैं उनसे पूछें कि भाई ये सड़कें कितनी जरूरी थी, हमारे प्रोफेसर जरूरी है, सड़कें जरूरी हैं? या आप नहीं पूछते ना, आप पूछें हमारे प्रोफेसर तो है नहीं, सड़कें कितनी चाहिए आपको? माशाल्लाह हर जगह चल रही हैं। हाँ जी। Rashid Nasir, Islamic University, Islamabad. I am working my thesis on IMF. Sir, we are non-politician. We are consistently facing economic crisis, but still solution हमारे पास है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। आप पूरे पाकिस्तान का देख लें कि करंट अकाउंट में कितनी अमाउंट है। जब इकानमी क्राइसिस में होती है तो why government cannot use our current amount, which is all commercial bank, to resolve these issues? When our economy stabilize and we will get back to banks, and we are actually non-politician. This is a simple idea. जब हमारी इकानमी क्राइसिस में होती है, बैंकिंग में जितनी हमारी करंट अमाउंट होती है वो उसमें हम यूज़ करें। जब स्टेबलाइज हो जाए हम गेट बैक टू बैंक, तो उसमें ना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब पब्लिक की अमाउंट होगी, पब्लिक पे इन्वेस्ट होगी, हमें IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज IMF प्ले अ पॉइंजी गेम। वो हमें कर्ज देता है, हम उससे कर्ज लेके फिर उसको कर्ज वापस करते हैं। ठीक है, तो ये सर गवर्नमेंट को ये एड्रेस करना चाहिए। जी जी, मेरे ख्याल से देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नदीम साहब का भी डेडिकेटेड सेशन है। इसके बाद अब वो 2 घंटे इधर हैं, तो बहुत सी आपकी जो मेंटोरिंग है डिस्कशन करें। मेरे ख्याल से हम इस सेशन को कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। देखिए मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने इजी मोड से बाहर निकलें। ठीक है, सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, हम कहते हैं कि जी सोसाइटल वैल्यूज़ डिटेरिएट हो रही हैं, मिसट्रस्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप देखें कि आप सोसाइटी के अलंबरदार हैं और सुबह से हम एक बात कर रहे हैं कि जो डिबेट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जनरेट होती हैं। तो डिबेट करें, लड़ें झगड़ें, ज़रूर लड़ें झगड़ें, लेकिन मेहरबानी करें पॉलिटिक्स ना करें।
इस वक्त आप एक ज़रूर चीज़ देखें, पाकिस्तान की जो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, कायद-ए-आज़म को देख लें, वहाँ पे पॉलिटिक्स के अलावा क्या है। और मैं तो समझता हूँ कि शायद इन यूनिवर्सिटी को आप घिरा के नहीं बना लेंगे तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। शायद आपके लिए बहुत मुश्किल है कि इसको चेंज करना, यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप वो कल्चर लेके आएँ। अब बच्चों से इसी तरीके से मैसेज है कि आपके पास अगर ये मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है। मेरे पास एक बच्चा आता है जिसने 16 ईयर एजुकेशन लिया है, मैं उसको एक सवाल करता हूँ, बेटा आपके पास स्किल क्या है कि मैं आपको अभी 50,000 1 लाख की नौकरी देता हूँ। बिलीव मी, 10 में से आज तक एक बच्चे ने कहा कि ये मेरे पास स्किल है। आपको किसने रोका स्किल लेने से? आपके पास जहाँ देखें, आपने व्हाट्सएप सीखा, आपने इंस्टाग्राम सीखा, आपने 20 चीज़ें सीखी। जहाँ विल होती है वहाँ पे सीखा जाता है। तो मेरे ख्याल से हम अपने पैनलिस्ट से कहेंगे जस्ट एक मिनट में अपना रिफॉर्म एक मिनट के अंदर इसको कंक्लूड करें। जमील साहब। Digitalization and trust. We have to bring digitalization in our academia. We have to believe on the student. एक हमारे यहाँ माइंड सेट है कि यार ये बच्चे AI यूज़ करेंगे ना तो चीटिंग करेंगे और इनकी स्किल्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। आई कैन कंसिडर, एक मेरी स्टूडेंट है वो एक रिसर्च भी इस पर कर रही है कि कैसे AI स्किल डेवलपर है या वो स्किल इन्हांसर है या वो स्किल्स को कम कर देगी। अब इशू कहाँ है? इशू ये है कि हम हमेशा नेगेटिव पहलू पहले उठाते हैं और लेट अडॉप्टर, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारा काम कर चुकी होती है, लेट अडॉप्टर के तौर पे जब हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद उसमें इनोवेटिव या उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए या नई चीज़ करने के लिए नहीं बचता। तो मेरे लिए रिफॉर्म के अंदर डिजिटलाइजेशन एंड ट्रस्ट ऑन द स्टूडेंट्स। So as far as I am concerned, I think there is a need for realization first of all, and then acceptance of this thing कि एक transformational change हो रही है higher academia में, and having that realization and acknowledgement, I think the institutions and persons need to reskill themselves and upskill themselves for the current challenges, और किसी हद तक उनको कुछ पास्ट चीज़ों को अनस्किल भी करने की ज़रूरत है। सो वीड हैव टू लुकिंग फॉरवर्ड टू ए लर्निंग एंड अनलर्निंग ऑफ अ होल डेकेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। थैंक यू। अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनका ये कहते हैं कि वो लर्निंग, उनकी स्किल्स बहुत कम है, लेकिन वो जो पॉइंट उनके मतलब का है ना उसको बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। एक पॉइंट एकेडमिक सर्कल में रहा है कि भाई ये जो हायर एजुकेशन है इसको ये पब्लिक गुड है या नहीं, ये बेसिक राइट है या नहीं। तो जनरल ओपिनियन ये है कि दिस इज़ नॉट ए बेसिक राइट। गवर्नमेंट पाबंद नहीं है कि आपको ये हायर एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करे। इस पॉइंट को लोगों ने पिक कर लिया, तो उसकी वजह से अब यूनिवर्सिटी का जो हाल बना हुआ है तो वो तो कहते हैं भाई आप लोग खुद से चलाओ। अगर हम इस प्रिंसिपल पे जाते हैं ना तो एक बात साथ और भी याद रखेंगे, फ्री मार्केट में इंटरवेंशन की फिर जो है वो गवर्नमेंट को परमिशन नहीं होती है। तो अगर आप एजुकेशन को मार्केट ही बना के चल रहे हो ना तो फिर इस मार्केट में इंटरफेरेंस बंद करो। जो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड ड्रिवन है वो तो ठीक है, लेकिन अपने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के लिए 20-50 लोगों को मज़ीद एम्प्लॉय करने के लिए नई नई यूनिवर्सिटियाँ ना बनाओ। अगर आप इतने ही एजुकेशन को फोकस करने वाले हो, एजुकेशन दोस्त हो, तो आप जो है लोगों को स्कॉलरशिप दे दो कि वो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी भी स्ट्रेंथन हो और लोग भी पढ़ लें। तो उसके बजाय अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के तौर पे नई नई यूनिवर्सिटियाँ बनाओगे तो यूनिवर्सिटियाँ मज़ीद डिटीरियरेट होंगी। जो पोजीशन आज पहुँच चुकी है इससे कहीं नीचे जाएंगी। तो इसको प्लीज़, अगर आप इस प्रिंसिपल पे जानते हैं मार्केट प्रिंसिपल पे, तो मार्केट प्रिंसिपल ये है कि आप इसमें इंटरफेयर ना करो। आप जो है वो लोगों को खुश करने के लिए यूनिवर्सिटी ना बनाओ, जो डिमांड ड्रिवन यूनिवर्सिटी है वो बनने दो, बाकी इसमें इंटरफेयर ना करो। थैंक यू वेरी मच। जी, आप लोगों के लिए इंडिविजुअली तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप खुद अपनी एम्बिशन बनाएं। कितने लोगों की यहाँ एम्बिशन है कि उन्होंने दुनिया में कुछ compete करके कुछ जीतना है? हाथ खड़ा करें। क्या जीतेंगी बताएं मैडम, क्या जीतना चाहती हैं? बताएंगी? बताएं।
वैसे ही ना हाथ खड़ा करें, मैं पकड़ भी लूंगा। बताएं क्या जीतेंगी? बताएं जी, बताएं क्या जीतेंगी? क्या जीतने की कोशिश करेंगी? बताएं जी, ऊंचा बोल दें, क्या जीतने की कोशिश करेंगी? हाँ जी, बोल दें ऊंचा, आवाज लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सईफा हफीज़ फ्राम HK यूनिवर्सिटी। मैं अभी CSS के वो कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बाद एक ऐसी रिसर्च करूँ कि उसमें ऐसी पॉलिसीज़ हों, एक इंडस्ट्री को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मोस्टली तो स्टूडेंट को मार्क्स तक ही और CGPA तक ही होता है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया का प्राइज कौन सा जीतेंगी? दुनिया का प्राइज कौन जीतना चाहता है? ओलंपिक गोल्ड मेडल, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, कौन जीतना? फील्ड मेडल बताएं जी। सर मैं एक इकोनॉमिस्ट की तरह नोबेल प्राइज जीतना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमी का भी नाम क्या है। नोबेल प्राइज जीतना चाहती हूँ। जीतना चाहती हैं? अच्छा, उसके लिए क्या कर रही हैं? तो मैं अभी तो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। Sorry? अभी तो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ ना, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में ऐसा अभी क्या कर रही हैं? अभी 4th सेमेस्टर में हूँ, क्या लेकिन है? मैं आज ही से ऐसी रिसर्च मैंने आपको बताया ना कि आइंस्टाइन 25 साल का था जब उसने नोबेल प्राइज जीत लिया था। हाँ। जॉन नैश 24 साल का था नोबेल। न्यूटन 22 साल का था, उसने प्रिंसिपल मैथमेटिकल लिख लिया था। हमारी उम्र पे कोई नहीं जीतता, जीतते हैं 20-25 साल की उम्र में। आपके 20-25 साल अगर जाया हो गए तो खत्म होगी बात। अब आप बताइए। सर मैं ऐसी रिसर्च आज ही से करना चाहती हूँ कि जिससे मैं आगे, इतना मुझे टाइम नहीं है, जिंदगी का कोई पता नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि मैं भी बहुत जल्दी नोबेल प्राइज जीत जाऊँ। क्या चाहिए? नहीं समझ आई। अच्छा, कितने लोग यहाँ सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? कितने लोग ग्रेड 17 की नौकरी लेके खुश हो जाएंगे? कितने लोग? बहुत आला। और कितने लोग यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये जो आपके इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, आप चढ़ जाएंगे वो लड़की क्यानी की तरह? कितने लोग वो चढ़ेंगे 8,000 मीटर के पहाड़? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ सर, डॉक्टर नदीमुल हक साहब से। सर, आई एम फ्रॉम मुल्तान, बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी। आई एम डूइंग PhD and I have grade 17 job, but I am not satisfied. This is not ultimate goal of mine because I want to do something new. और उसके लिए मैं क्या करूँगी? उसके लिए मैंने ये करना है कि मैं आई एम ट्राइंग कि मैं 6 मंथ के लिए या 1 ईयर जाऊँ और बाहर का एक्सपोजर लेकर आऊँ और मैं ऑब्जर्व करूँ और रिसर्च करूँ और देखूँ कि लोग जो है वो कौन सा ऐसा एजेंडा बनाते हैं या ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो किसी भी नेशन की वेल्थ होते हैं। इकोनॉमिस्ट के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जैसे कि डॉक्टर नदीमुल हक हैं, डॉक्टर जमील साहब हैं सॉरी, और इसी तरह के ये डॉक्टर अतीकुर रहमान हैं। और सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सारों के सामने नाम लेना मेरा। जी सर, मैं लूंगी। वो चौंक उठते हैं और मर जाते हैं। सर, वो कहते हैं इस हरामजादे को मारो, निकाल दो किसी तरीके से। देखें, बात सुने प्लीज प्लीज, ये गलत बातें ना करें। देखें, कभी हम सच भी बोला कल एक दूसरे से। हमारे पास ना कोई पढ़ा लिखा आदमी, ना कोई रह सकता है यहाँ। वो लोग साले हमें हेट करते हैं। वो चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी तरफ चाहते हैं झंडा लगाना। उनका यूनिवर्सिटी को ताल्लुक नहीं, झंडा लगा के हाय मैंने यूनिवर्सिटी बना दी। आई एम 100% एग्री विद यू। बाहर के लोग जो है, अब USA को देख लें या UK पे आप चले जाएं, वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं। उनका पर्पस ही यही है, मुल्क को संवारना। अपनी सर वो बिक जाते हैं अपनी नेशन के लिए, अपने कौम के लिए। लेकिन सर बात कर रही है जो मैं कह रहा हूँ, खत्म होगी बात। जी सर। अब रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। जी सर। यहाँ ना कोई इज्जत है ना कुछ है, तो आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो बाहर जाएं। जी सर। यहाँ कर सकते, यहाँ रिसर्च करना है, बच्चों वाली बातें करना है। थैंक यू सर। माँ बाप से फ्रॉड करना, दुनिया से फ्रॉड करना, फैक्टर ये वो, ये सारा फ्रॉड है। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में। नोटिस जो हमने किए हुए, तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपने कुछ करना है, इंटरनेट पे जाएं, सारी मेजर यूनिवर्सिटी के लेक्चर पढ़ें, अपने पॉलिटिशियन को जब मिले उनको पूछें। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बना के बैठ जाए, झंडा लगा के बैठ जाए। जो झंडा लगा के यूनिवर्सिटी में वो तामीर वाला बटन लगा के ना, उसको काटें, बजाय सलाम की कब्र को काटने के उस फाउंडेशन स्टोन को काटें।
और उनको बताएं कि जी यूनिवर्सिटी से तहकीक करवाएं, मैकेंजी से तहकीक ना करवाएं, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी में यूनिवर्सिटी से तहकीक करवाएं। ये बात बनेगी। हमें डिमांड क्रिएट करनी की यूनिवर्सिटी के लिए, आपको डिमांड क्रिएट करनी है, और जो हम चीज़ें लिखते हैं, आप लिखते हैं, उसको एक दूसरे से पढ़ें। अब हम वेबिनार्स करवाते हैं, बहुत वेबिनार करवाते हैं। कल शाम को, कल 2 करवाए थे, सैटरडे को करवा रहे हैं। आप में से कितने लोग वेबिनार पे आते हैं? क्या आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स है? अगर आप लोग वेबिनार पे आते ही नहीं, सुनना नहीं चाहते, ऑब्वियसली डोंट हैव अ डिमांड फॉर रिसर्च टू। देखिए, डिमांड फॉर रिसर्च फिर ये होती है, लोग सुनते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं जब अमेरिका जाता हूं, अभी भी हॉल, ऐसे हॉल तो 1000 भरे होते हैं। यहां तो हम बड़ी मुश्किलों से आपको खाना खिला के बिठाते हैं, और बड़ी मुश्किलों से बिठाते हैं। वहां तो लोग बैठे होते हैं, क्यों जी, है कि नहीं? तो हमें, अगर आप में डिमांड फॉर रिसर्च नहीं, वेबिनार मुफ्त देते हैं आपको। यूट्यूब पे हमारे को 500 वीडियोस पड़े हैं। किसने देखे यूट्यूब पे हमारे वीडियोस? गुड। किसने हमारे पॉडकास्ट सुने हैं? कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं आप लोग? कुछ पॉडकास्ट सुनते हैं? गुड। तो पॉइंट ये है कि हम ये जो है वो जो गाड़ियां बनाते हैं, और वो जो है वो हम इतने जो है उसमें एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम उसमें भी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, कि रॉ मटेरियल जहां से लें, हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि वो अच्छा दे रहे हैं, और इस तरह से जो मल्टी टैलेंटेड जो है वो उस तरह से हमें जो है इंडस्ट्री, ये मैंने सुना था इससे रिलेटेड। तो ये और सुने ना, और डिबेट करें। आप लोग कितनी डिबेट्स करवाते हैं? आप लोग कितने सेमिनार्स कराते हैं? कितनी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं? मैंने बताया, मैं LSE गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गया था। मुझे याद है कि एक हफ्ते में कोई 50 या 100 सेमिनार्स होते थे। उस जमाने में वेब नहीं होता था, भाग भाग के जाना पड़ता था एक से दूसरे में, और 50 जा भी नहीं सकते थे। उनके पेपर्स इकट्ठे करके घर ले जाते थे। अगर नॉलेज की भूख नहीं है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी में आपको जल्दी डिग्री दे के हम भेज देंगे, आराम से डिग्री दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं ना, जिसको मुफ्त डिग्री चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं दे दूंगा, मुफ्त डिग्री दे दूंगा। थैंक यू सर। मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। आई एम अस्मा फरीद एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड। सॉरी, बच्चों के लिए देखिए, हमारे पास अभी टाइम है, वी आर हियर। आप बैठिएगा, हम आपको सुनेंगे। देखिए, वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, कुछ और एक्टिविटीज़ भी अभी हैं, और स्पेशली ये जो बच्चे रावला कोट से, भिम्बर से, मीरपुर से, बाग से आए हुए हैं, इनके साथ अभी हमने 2 घंटे बैठने हैं। ये कुछ 24-25 बच्चे आए हुए हैं हु आर एट रिसर्च स्टेज, बड़ा डेडिकेटेड, उनके साथ बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए जी, बात एक ही हो रही है कि जी कि आपका एम्बिशियस होना चाहिए, और हमारा पाइड का एक और स्लोगन है, और वो है नो पेन नो गेन। तो आपको अपने एम्बिशियस के पीछे फिर भागना पड़ेगा। सो आई एम हाईली थैंकफुल टू माई पैनलिस्ट, टू ऑडियंस फॉर दिस सेशन। अभी बेशक आप गपशप भी कीजिएगा। मेरे ख्याल से देयर इज सर्टन कल्चरल परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर दैट वी हैव मेंटोरिंग सेशन विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू।